So, good evening, everyone. I'm Mithun. Welcome you all on the window of एम्बेडमेंट एजुकेशन फॉर एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट या की टर्म्स जो कि हमें हेल्प करेंगे इन पियाजे साहब की थ्योरी को या पियाजे साहब की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेहतर रूप से समझने के लिए। साथ ही साथ पियाजे साहब की थ्योरी के चारों स्टेजेस जो है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ कंटेंट है जो हम पहले देख चुके हैं। की कंसेप्ट्स में से स्कीमा, स्टेजेस ऑफ एडेप्टेशन जिसमें एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रिवर्सिबिलिटी से। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवर्सिबिलिटी, जब बच्चा दिए गए इंफॉर्मेशन को पलट कर भी या बदल कर भी use कर सके, the information which is given to the kid can be utilized in the other way also, in the opposite way also. Yes. तो हम बोलेंगे कि रिवर्सिबिलिटी की जो स्किल है या जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो बच्चे में आ गई है। इसको एग्जांपल से समझे दैट वाटर कैन बी फ्रोजन एंड देन वर्ड टू बी एंड इट कैन बी कन्वर्टेड अगेन इनटू लिक्विड। तो if I am asking to a kid that we are freezing this water and we will get the ice, yes, and if the kid could say that if we will bring it back, मतलब उसको बाहर निकाल लेंगे फ्रीजर से और बाहर रख देंगे then it will again convert, तो आइस किस में बदलेगा अगर ऐसा पूछते हैं तो बच्चा बता सके कि ये वापस वाटर में कन्वर्ट होगा। बेसिकली ये बहुत बेसिक लेवल का रिवर्सिबिलिटी का स्किल है जो लगभग बच्चों में देखा जा सकता है। लेकिन इसके और आगे के कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबिलिटी पे हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने 2+3=5 बताया है बच्चे को, तो 5-3=2 ये भी बच्चा अगर बता सके, getting the information as 2+3=5, then he or she themselves वो खुद से अगर ये चीज कर सके that 5-3=2 या 4 into 5=20, then 20 divided by 5 is equal to 4, या 4 into 5 is equal to 20, then 5 into 4 is again 20। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस अगर बच्चा कर पा रहा है देन उसमें रिवर्सिबिलिटी आ गई है और ये बहुत बेसिक ऑपरेशंस हैं। यस, सो दिस इज व्हाट रिवर्सिबिलिटी मीन्स। देन ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ऑब्जेक्ट परमानेंसी के लिए हम ये बोलते हैं वो स्टेज है जब बच्चा ऐसी कोई भी चीज हो, वस्तु हो जिसे वो देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है और किसी भी सेंस ऑर्गन से महसूस नहीं कर पा रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस भी उसकी एग्जिस्टेंस को भी वो माने या उसको फील कर सके। जैसे कोई टॉय है जो बच्चे के सामने रखी है, आपने हटा दिया, वो आउट ऑफ साइट हो गई है, लेकिन उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में अगर उसकी इमेज बनी हुई है और उसकी वो डिमांड कर रहा है, उसके बदले में दूसरी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आ गया है। तो ये वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो स्टेज है जहां पर एक बार हमने किसी चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है, सुनकर, देखकर, छूकर, यस, और उसके बाद उसे हम अपने ब्रेन में इमेज कर सके, उसकी एग्जिस्टेंस को हम रिकॉर्ड में रख सके और बाद में अगर वो हमारे सामने नहीं हो तो उसकी एब्सेंस को फील करें, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंसी। बहुत आसानी से हम इन्फेंट्स या 0 to 2 years में ही ये डेवलपमेंट बच्चों में देखने में आ जाता है कि उनके सामने से मदर चली जाती है तो वो रोने लगते हैं, या कोई नोन पर्सन है उसकी एग्जिस्टेंस को उनके एब्सेंस में वो फील करते हैं। यस, एंड दे कैन क्राई फॉर इट, इवन दे कैन डिमांड फॉर द सेम टॉय इफ यू आर टेकिंग इट अवे फ्रॉम हिम और हर। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट परमानेंसी मीन्स, वस्तु स्थायित्व हिंदी में हम इसे कहते हैं। फिर ईगोसेंट्रिज्म, ये एक तरह का हम बोल सकते हैं कमी है। ईगोसेंट्रिज्म कोई स्किल नहीं है बल्कि एक कमी है जो दूर होनी चाहिए। यस, दूर, कमी क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जब बच्चा सिर्फ अपने परसेप्शन को या सेल्फ कंसेप्ट को ही समझ पाता है, यस, उसके लिए खुद के विचार, खुद की खुशी, खुद के गम ही सब कुछ है। उसे लगता है जैसा वो सोचता है पूरा उसका सराउंडिंग वैसा सोचता होगा, जैसा वो करता है उसकी सराउंडिंग को वैसा करना चाहिए। मीन्स he or she is unable to understand the others perception, others point of view, others view or opinion। इस स्टेज को हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। इसे हम ईगो या आई वर्ड से जोड़ सकते हैं। आई मतलब मैं, और मेरी खुशी, मेरे
मेरी दुनिया, मेरे काम, मेरे दुख। यस, द किड विल टेक ओनली अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आई, unable to accept or understand the point of view of other or perspective of others. This is what egocentrism। एनिमिज्म लैटिन टर्म है एनीमिया, जो जिसमें लाइफ हो, स्पिरिट हो, या ब्रीथ या सांस लेती हो, ऐसी कोई भी चीज को हम एनिमल, जो एनिमिज्म से ही हम जोड़ के देख सकते हैं। एनिमल मतलब लाइफ थिंग्स। यस, ऐसा ही अगर ये पोटेंशियली अगर ऐसा फील करे बच्चा कि ऐसी सभी चीजें जो नॉन लिविंग है उनमें भी वो लाइफ फील करे, जैसे वो अपने टॉय को लाइफ माने, या अपने किसी दूसरी नॉन लिविंग चीज को वो लाइफ समझे। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, कभी कोई बच्चा गिर जाता है और वो रोने लगता है, तो हम उस टाइल को या उस जगह को हम पिटाई लगा देते हैं कि इसने आपको पेन दिया, इसे भी पेन दे देते हैं हिसाब बराबर। तो ऐसी वाली फीलिंग की वो देखते हुए बच्चा खुश हो जाता है कि चलो मुझे दर्द दिया इसने और इसको हमने सेम पनिशमेंट दे दी, तो इट्स ओके नाउ। इस तरह के परसेप्शन जो है, या बच्चा अपने टॉय से बात करता है, उसे खाना खिलाता है, वो फील करता है कि अगर मुझे ठंड लग रही है रात में तो मेरे टॉय को भी लग सकती है, उसे कवर करके वो सोता है। दीज ऑल थिंग्स आर रिप्रेजेंटिंग द कंसेप्ट ऑफ एनिमिज्म, वेयर द किड इज समवेयर टेकिंग द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो एज लिविंग थिंग्स। फिर कंजर्वेशन की बात करें, कंजर्वेशन वो कंसेप्ट है जहाँ पर बच्चा, ये इसमें दे भी रखा है कि कब कब ये डेवलप होता है। सिंपली जो हम वॉल्यूम के कंसेप्ट को अगर हम समझ लें, कोई बच्चा वॉल्यूम या क्वांटिटी के कंसेप्ट को समझ लें कि कंटेनर के शेप, साइज या अपेरेंट शेप से उसका वॉल्यूम जो है, मतलब कोई चीज बहुत लंबी, एक कंटेनर, कोई बहुत लंबा सा कंटेनर रखा हुआ है, उसके सामने एक चौड़ा, या फिर हम बोले ज्यादा सरकमफ्रेंस वाला, या फिर ज्यादा डायमीटर वाला कोई कंटेनर रखा है, तो उस केस में वो ये बोलेगा कि इस वाले कंटेनर में ज्यादा पानी आएगा, इसमें कम, बल्कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो जब ये कंसेप्ट खत्म हो जाए कि जो चीज लंबी या ऊंची दिख रही है, उसी वो ज्यादा बड़ी होगी या उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये वाली फीलिंग अगर बच्चे में है, या ये वाली सोच उसकी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ तक हुआ है कि बड़ी चीज मतलब उसमें ज्यादा कंटेंट, तो फिर कंजर्वेशन अभी डेवलप नहीं हुआ है। अगर वो सिर्फ हाइट के डायमेंशन को छोड़कर सभी डायमेंशंस पर, वॉल्यूम पर कंसंट्रेट करें, मतलब हाइट को छोड़ दें तो, या सिर्फ हाइट पे जाए, तो फिर वो कंजर्वेशन नहीं आया है। हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ तीनों को वो मेजर करना सीख जाए, या तीनों को वो कंसीडर करने लगे, तो हम बोलेंगे कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी बच्चे में आ गई है। यस, और ये भी कि सिर्फ हाइट से किसी कंटेनर की वॉल्यूम या किसी कंटेनर की कैपेसिटी तय नहीं होती। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। वंस द किड अचीव इट, they can easily understand the concept of volume। फिर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी being able to understand how objects are related to one another। कोई इंफॉर्मेशन अगर उसे मिली है, एक से ज्यादा या एक ही, तो वो उन चीजों के बीच में भी कोरिलेट कर सके। जैसे अगर किसी बच्चे को कहा गया है कि अरुणा जी है जो है आपकी मौसी है, यस, इतना ही बच्चे को बताया गया है, और विपुल जी जो है आपके नाना जी है, तो बच्चा इसके आगे की चीजों को भी कोरिलेट कर सके। अगर वो मेरी मौसी है अरुणा जी, तो वो विपुल जी के क्या होंगी, बेटी होंगी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है विपुल जी के या मेरे नाना जी के बेटी है। सिमिलरली वो मेरी मौसी है, तो वो भी उनकी बेटी होंगी। ये जो कोरिलेशन वो अपने से डेवलप कर पा रहा है, इसे हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं। या फिर एक और एग्जांपल देखें कि यहाँ पर दे रखा है कि ए इज बिगर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, एंड बी इज बिगर देन सी। अब ये दो इन्फॉर्मेशन अगर उसे मिल गई है कि ए बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है, तो वो खुद से ये चीज कंफर्म कर सके कि ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा, then he or she is able to connect the information together and find the relationship between the facts given to him or her। This property, this skill, this cognitive potential would be called as transitivity। yes, ऐसा एक एग्जांपल और दे रखा है, जैसे this means that if one understand that a dog is a mammal and that a boxer is a dog, बॉक्सर एक पर्टिकुलर वैरायटी है डॉग्स की। यस, तो बॉक्सर डॉग है और डॉग जो होते हैं मैमल्स होते हैं, तो बॉक्सर भी एक मैमल है, ये चीज बच्चा खुद से कंफर्म कर सके, तो ये ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी उस बच्चे में आ गई है।
आगे बढ़ते हैं। सीरिएशन सीरीज में जमाना, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, चाहे वो वैल्यू से हो, जैसे नंबर्स हो, आप रैंडमली उन्हें दे दीजिए, दे विल अरेंज इट इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यस। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, एज ए टीचर जब मैं ये चीज पढ़ाता हूँ तो इनिशियली बच्चों को एक हेल्प चाहिए होती है, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब नंबर्स पढ़ाएं बच्चों को तो उनको जो फ्लैश कार्ड्स देते हैं उसमें साइज भी वैसा ही रखें। वन लिखा है तो वन का साइज छोटा होना चाहिए, फिर टू लिखा है तो उसका साइज थोड़ा और बड़ा, ऐसे करके। तो उनको जब अरेंज करना होगा देन द कंसेप्ट ऑफ साइज विल आल्सो हेल्प देम टू अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली असेंडिंग और डिसेंडिंग ये वर्ड में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो किसी एक को जब भी हमने जैसे दो किसी कंसेप्ट पे बात की जो एक दूसरे के अपोजिट है, तो बहुत अच्छा ये होता है या आसान ये होता है किसी एक को समझ ले और उसके अपोजिट ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आ जाएगा। जैसे असेंडिंग मतलब आगे बढ़ना, ए फॉर असेंडिंग, ए फॉर आगे बढ़ना। तो एक एग्जांपल है किसी पौधे का। तो पौधा जो है असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता है, छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। डिसेंडिंग के लिए हम एग्जांपल बच्चों को बोल सकते हैं कैंडल का। तो कैंडल को हम लाइट करते हैं, जलाते हैं, तो वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। डिसेंडिंग के लिए हम कैंडल के एग्जाम्पल उन्हें याद रखने के लिए कहे, और असेंडिंग के लिए उन्हें याद रखने के लिए कहे किसी प्लांट का, दैट प्लांट ग्रोज, यस, फ्रॉम स्मॉल साइज टू बिगर एंड बिगर एंड बिगर। यस। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझाने के लिए। तो ये सीरिएशन अगर बच्चे को आ जाए, आपको इस अलग अलग शेप के कंटेनर दे दे और उनको कहे कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, या सिंपली छोटे से बड़े आकार में इनको अरेंज कीजिए सीक्वेंस में, सीरियल में, सीरिएशन। यस। या फिर इसका उल्टा, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह से अरेंज कीजिए, देन इट इज सीरिएशन। एंड इफ द किड इज एबल टू डू इट, देन he or she has attained the skill of seriation। देन हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। जब बच्चा किसी हाइपोथेसिस को, जो सामने नहीं है चीज, एब्स्ट्रैक्ट थॉट से किसी हाइपोथेसिस को मान सके और फिर अपने ऑब्जर्वेशन से और अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन पे पहुंचे। हो सकता है हमारी जो अवधारणा है, हाइपोथेसिस यानी अवधारणा होती है, हम रिसर्च में इसका यूज करते हैं। तो कोई हाइपोथेसिस या टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम के टेंटेटिव सॉल्यूशन को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस हमने माना, मान लीजिए आप बाहर कहीं गए थे घूमने और वापस आए तो आपने देखा कि आपके गार्डन के पौधे जो है सब मुरझाए हुए हैं या उनकी हालत खराब है। तो आपने इसका एक हाइपोथेसिस सोचा कि ऐसा हुआ होगा कि कुछ दिनों से देवास में या इंदौर में बहुत जम के बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी यहाँ जमा हो गया कंटेनर्स में, और पौधे जो हैं वो सड़ने लगे हैं या उनको नुकसान हुआ है, दे गॉट स्पॉइल्ड अप। या खेत खेत के विषय में भी, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ की फसल खराब हो जाती है, तो उस केस में भी। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और हमने ये मान लिया, ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा बारिश ज़्यादा हुई, फसल खराब हो गई, तो हमने ये हाइपोथेसिस लगाया। बच्चे ने हाइपोथेसिस लगाया कि ज़्यादा बारिश से पौधे खराब हो जाते हैं। अब क्या करेगा, अब उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हाइपोथेसिस का टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे करेंगे, दो क्यारी ले लें, दोनों में सेम नंबर्स ऑफ सीड्स, सेम क्वालिटी ऑफ सीड्स हम, या सेम वैरायटी ऑफ सीड्स हम लगाएं, और एक तरफ हम पानी दें तो लिमिट में दें और दूसरी तरफ एक्सेसिव अमाउंट में दें, तो हम देखेंगे पौधे ग्रो हुए। उसके बाद हमने जिस पर्टिकुलर क्यारी में ज़्यादा पानी दिया है वहाँ के पौधे खराब हो जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटली भी हमने इसको प्रूव किया। तो इस तरह की रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी, जहाँ एब्स्ट्रैक्ट कोई हाइपोथेसिस बच्चा चूज कर सके और उसे एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्वेशन बेस उसे एक्सेप्ट या डिनाई कर सके। यस, यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि उसने जो सोचा था वही बात एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ हुई, देन द हाइपोथेसिस विल गेट passed, and the hypothesis will become the solution of the problem or the answer of the problem that has been taken for the research। यहाँ पर रिसर्च तक की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली हाइपोथेसिस अपनी तरफ से लगा सके बच्चा। और लेटर ऑन जैसे हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं बच्चों को, उसमें भी हम ये बात करते हैं कि हमने एक दो जार ले लिए और दोनों पे बलून, ऐसे दो जार रखे, बोतल रखी कांच की, और एक दोनों पर बलून लगाया। अब एक पे हम देख रहे हैं कि बलून जो है वो फिल्ड अप हो जा रहा है और दूसरे पे नहीं हो रहा है। अब बच्चों से ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, देन दे विल रीजन इट हाइपोथेटिकली, दे विल से कि इसमें ऐसा हुआ होगा इसलिए ये बलून स्वेल अप हो गया है, इसमें ऐसा नहीं हुआ होगा इसलिए नहीं हुआ है। फिर एक्सपेरिमेंटली वो इस चीज को प्रूव करके बताया कि इस
कंटेनर में जो है या इस पर्टिकुलर बोतल में जो है, इस पर्टिकुलर बॉटल में जो है हॉट वाटर था, तो उसकी स्टीम बनी जिसकी वजह से बलून जो है स्वेल अप हो गया। दूसरी तरफ ठंडा पानी रखा था बॉटल पे, तो वो स्वेल अप नहीं हुआ क्योंकि स्टीम नहीं बनी। तो यहाँ पर बच्चा हाइपोथेटिकली देखकर, ऑब्जर्व करके अपने मन से एक एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेसिस डेवलप कर रहा है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। वो ऑब्जर्वेशन से एक इन्फरेंस क्रिएट कर रहा है या कंक्लूजन अपनी तरफ से दे रहा है। तो ये हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है जो हम देखेंगे, जो 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों में ये हमें देखने को मिलेगी। 9th ऑनवर्ड्स हम ऐसी चीज़ों पर जाते हैं, साइंस में और मैथ्स में भी। कलेक्टिव मोनोलॉग ये हम देखते हैं जिसको हम पर्सनल या सेल्फ पर्सनल स्पीच या सेल्फ कंजर्वेशन कन्वर्शन है, ये कन्वर्सेशन आना चाहिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर स्लाइड में। तो कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं। ये देखा जाता है जब बच्चा एक पर्टिकुलर एज में, हम स्टेज पढ़ेंगे तो उस एज को भी पिक करेंगे, जब वो अपने टॉयज के साथ कम्युनिकेट करता है, या एक्चुअली वो टॉयज के साथ नहीं, खुद से ही बात करता है। सेल्फ कन्वर्सेशन की बात हो रही है यहाँ पर। वो जो वो करता है वो उस विषय में वो बात करता है, अपने टॉय को हाथ में लेकर वो बात किए जा रहा है, और पास में कोई दूसरा बच्चा है वो भी अपनी बात कर रहा है, लेकिन उन दोनों की बात में कोई कोरिलेशन नहीं है। They are talking about their selves only, and they don't worry about what the others are talking about. They are talking about just about themselves. Yes, या वो कोई कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं अब मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ, अब मैंने इसको बंद किया, अब मैंने इसको खोला। दे आर जस्ट टॉकिंग टू देमसेल्व्स, वो खुद से ही, देयर ओन सेल्व्स। यस, वो खुद से ही बात कर रहे हैं और खुद से ही जो काम कर रहे हैं वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉग्निशन जो प्याजे साहब की थ्योरी है उसमें ये जो पर्सनल स्पीच को है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बताया है इन्होंने, या बहुत ज़्यादा इसके विषय में बात नहीं की है प्याजे साहब ने। लेकिन इसके बाद हम वेगोत्स्की जी की बात करेंगे, उन्होंने इस पर्सनल स्पीच को बहुत इम्पोर्टेंट माना है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो इसे हम कलेक्टिव मोनोलॉग बोलते हैं, या व्यक्तिगत रूप से बच्चे जो खुद से खुद की बातें करते हैं उसको हम कलेक्टिव मोनोलॉग, पर्सनल स्पीच या सेल्फ कन्वर्सेशन बोल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टेजेस पर। तो जीन पियाजे साहब की थ्योरी में जो उन्होंने स्टेजेस बताए हैं, तो उन्होंने अपने ही बच्चों पर ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं एज ग्रुप के हिसाब से। यस, और इसमें 4 अलग-अलग स्टेजेस उन्होंने बताई है, एक-एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेज जो है जिसे हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, नाम से भी हम कुछ चीज़ें कैच कर सकते हैं यहाँ। ये कि सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मोटर मतलब हमारे मसल्स के बारे में बात की जा रही है। एक तो सेंस ऑर्गन, आँख, नाक, कान, इवन टेस्ट सेंस। यस, ये सभी सेंस ऑर्गन्स, या टच वाली बात करें, ये सभी सेंस ऑर्गन से बच्चा दुनिया से डील करता है, दुनिया से एक्सपीरियंस लेता है, एक्सप्लोर करता है। यस, साथ ही साथ अपने बॉडी मूवमेंट से भी। तो यहाँ पर बॉडी मूवमेंट की बात है और साथ ही साथ सेंस ऑर्गन्स की। तो ये 2 मेजर फैक्टर हैं यहाँ पर बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। The infant knows the world through their movements and sensation. तो अपनी मूवमेंट्स और सेंसेशन के थ्रू ही वो दुनिया को समझता है इस स्टेज में, जो कि है बर्थ से लेकर 2 साल, जिसे हम इन्फेंसी भी कहते हैं। जो हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन या चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बात की, उसमें हमने 0 to 2 को इन्फेंसी माना। उसी स्टेज की बात यहाँ द सेंसरी मोटर स्टेज में की जा रही है, जो कि बर्थ से 2 साल की उम्र तक होता है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर बच्चा अपनी मूवमेंट से और सेंसेशन से चीज़ों को समझता है। सकिंग, ग्रैस्पिंग, लुकिंग, लिसनिंग, ये मेजर जो सेंस ऑर्गन्स हैं वही उसके लिए एक्सप्लोर करने में मदद करती है दुनिया को। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। जो उसके सेंस ऑर्गन्स है और बॉडी मूवमेंट्स है उसी से वो डील करेगा दुनिया के साथ। लर्न दैट थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन थ्रू इन्फेंट्स, दे कैन नॉट बी सीन। तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट परमानेंसी की, जो अभी हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी कब किसे कहते हैं, जब आउट ऑफ साइट जो चीज़ है उसकी उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे दिमाग में, उसकी मेमोरी बनी रहे, उसका इमेज बना रहे और बच्चा उसकी डिमांड डिमांड भी करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये इन्फेंसी में आ जाता है, 2 साल की एज में बच्चे में ये आ जाता है। इनिशियल कुछ मंथ्स में नहीं होता है, मेरे ख्याल से 1 साल के आसपास में ही बच्चों में ये सारी चीज़ें आ जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंसी को लेकर स्पेसिफिकली, कि वो डिमांड करने लगता है, उसको उसके सामने से चीज़ें हटा लो तो वो मानता नहीं, या उसकी
चीज़ें हटाने के बाद भी उसके सेंस में, उसके दिमाग में, उसके मेमोरी में वो चीज़ बनी रहती है, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं होता जो उसके सामने से चली गई वो चीज़ खत्म हो गई, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, ऐसा अब नहीं होता। दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट परमानेंस। दे आर सेपरेट बीइंग्स फ्रॉम द पीपल एंड द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। वही वाली बात कि उनको दुनिया से खुद को अलग पाते हैं। दे टेक देमसेल्फ नॉट द पार्ट ऑफ द सराउंडिंग्स, नॉट द पार्ट ऑफ द people around them. They realize that their action and cause things, their action can cause things to happen in the world around them. Gradually ये होता है कि बच्चे जिद करने लगते हैं, या उनको पता है कि हम रोएंगे तो मम्मी जो है हमें गोद में लेंगी, या हम हमारे एक्शन से हम जो चीजें हैं आसपास की उनको बदल सकते हैं। लाइक आई एम नॉट हैविंग एनी वन, कोई बच्चा देख रहा है कि अब उसके पास कोई नहीं है, उसे पता है मैं रोऊंगा तो मेरे सामने लोग आ जाएंगे। यस, तो वो रोने लगता है, तो वो अपने एक्शन से चीजें करवाने की कोशिश करने लगता है। उसे ये सेंस आ जाता है कि उसके एक्शन का प्रभाव सराउंडिंग्स पर पड़ता है। फिर ये पहली स्टेज के बाद दूसरी स्टेज पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ प्री का मतलब हम प्री बोर्ड एग्जाम बात करते हैं, है ना। प्री का मतलब होता है पहले। पहले किसके? तो ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब क्या है? तो मेंटल प्रोसेस। तो मेंटल प्रोसेस की जो बेसिक चीजें हैं उसकी बिगनिंग यहाँ होती है ना। वो कंप्लीटली नहीं आता, पर उसका उसका पहले का स्टेज है। मेंटल ऑपरेशन के, एक्चुअल मेंटल ऑपरेशन के पहले का स्टेज है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली वो चीजों को सोचने लगते हैं। एंड लर्न टू यूज वर्ड्स। हम देखते हैं 2 साल में लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि अभी हम लैंग्वेज डेवलपमेंट वाले पोर्शन में भी पढ़ेंगे। They use word as well as they use pictures to represent objects. Yes, तो वो कुछ छोटे छोटे वर्ड्स माँ पा या ऐसे सिलेबल्स हम बोल सकते हैं, बोलने लगते हैं। यस, और इवन 2 साल की एज में ये चीज जरूर आ जाती है कि वो इवन इन सिलेबल्स को या छोटे छोटे जो फ्रेजेस हैं वो बनाने लगते हैं। बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होती, पर फिर भी दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर फीलिंग। बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होगी, बट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। यस, पिक्चर्स की मदद से। सो दे स्टार्ट थिंकिंग सिंबॉलिकली। तो वर्ड के सिंबल्स हो सकते हैं, पिक्चर्स के सिंबल्स हो सकते हैं, जिनसे वो खुद को एक्सप्रेस करने की, या उन वर्ड्स और उन पिक्चर्स को, पिक्चर्स में लाइक you tell the kid like this, or tata you say, the kid reply in the way of tata, means they know how to respond for a particular expression, or they know how to respond whenever you are asking them to respond. So they are using some of the body gestures, as well as facial gestures, as well as some words they're using to express themselves. They are able to use the words and pictures, or the symbolical representation they understand. चिल्ड्रन एट दिस एज टेन टू इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिज्म के बारे में हमने पढ़ा, जब वो सिर्फ अपने परसेप्शन को समझता है, दूसरे के परसेप्शन को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इगोसेंट्रिक। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इट इज अ काइंड ऑफ बायस। ये बायसनेस है जिसे जो धीरे धीरे खत्म होता है। तो दे आर क्वाइट इगोसेंट्रिक एट दिस एज 2 से 7। ये हमने डेवलपमेंट वाले फेज में भी इसके बारे में हमने बात की। अब जब भी ये एज फेज आता है, इसमें हम 5 ऐड कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बच्चा कौन सी क्लास में होगा। सॉरी, 5 माइनस कर लेंगे तो समझ में आएगा बच्चा कौन सी क्लास में होगा। तो हम देखें कि 7 साल की एज में बच्चा सेकेंड क्लास तक आएगा, -5 करेंगे, क्योंकि 5 साल में हम मानते हैं कि बच्चा फर्स्ट क्लास में आ जाता है, या नर्सरी सॉरी यूकेजी क्रॉस करता है। 6th ईयर में, 5 से 6 साल में बच्चा फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास में आ जाता है। ठीक है। तो उस दौरान बच्चे में ये देखने को मिलता है कि वो ईगोसेंट्रिक होता है। उसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, उसके लिए वही दुनिया है, उसकी ही चीज़ें जो है वही सबके लिए होनी चाहिए। ही और शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। दूसरे के परसेप्शन को समझना, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, दूसरे के दुख को, सुख को समझना उसके लिए संभव नहीं होता। यस, इम्पोर्टेंट फेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसा मैंने कहा, इसके पहले वाले में लैंग्वेज का बिगनिंग हो गया था। यस, जब हमने बात की थी इन द प्रीवियस स्टेज वी सेड दैट
पर 2 साल के एंड में लैंग्वेज का बिगनिंग हो जाता है। वी डिस्कस्ड अबाउट इट इन दिस स्लाइड ओनली। एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, मतलब हम बात करें तो 18 महीने से 24 महीने के बीच में वो वर्ड्स को यूज करना चालू कर देता है। मीनिंगफुल फ्रेजेस नहीं होते बट स्टार्ट हो जाता है। यस। अब ये सब एज ग्रुप में एक साथ नहीं होता है। इट विल, हम एक नॉर्मल एक एवरेज टाइम पीरियड ले रहे हैं। ऐसा हर किसी बच्चे के साथ वो जरूरी नहीं है, लेकिन एवरेज केसेस में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। 7 साल में तो बच्चा काफी कुछ बोलने लगता है। मतलब अ, 7 साल में मतलब 7 - 5, मतलब सेकेंड क्लास में काफी कुछ बोलने लगता है। इवन आजकल तो सेकेंड क्लास के बच्चे बोलना तो क्या, दे आर able to even recite good number of poems in Hindi as well as in English. So it's they are quite good with their language, and this is an important phase of language development. इसीलिए इस दौरान बच्चों के साथ हमें बहुत केयरफुली, बहुत सिंसियर वे में बात करना चाहिए। एक टाइम के बाद हम उन्हें बोल समझाना समझाना चाहेंगे कि आप सबको आप करके बुलाइए। तो इससे तो अच्छा है हम उन्हें भी आप करके बुलाएं, ताकि वो समझे कि वेन एवर यू हैव टू कम्युनिकेट विद एनीवन एल्स यू हैव टू यूज, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन नहीं समझेंगे अभी कि बड़ों को आप करना है, छोटों को तुम करके बुला सकते हैं। तो उनसे छोटे तो घर पे कोई होंगे नहीं, तो तुम वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो बेटर टू टॉक in a very polite way with them, as well as when we are communicating at the home in front of the kid. Even in the school we need to take care of this thing, that we should talk in a very very polite manner, and very in a very, we should use very standard words in front of them. Yes। लास्ट है a child believes of, ये वो मानता है, जो एनिमिज्म वाला कंसेप्ट है, कि वो ये मानने लगता है कि नॉन लिविंग चीजें में भी जीवन होता है, क्योंकि जीवन के कंसेप्ट को ही वो अभी समझने लगा है, बातचीत करने लगा, एक्सप्रेस करने लगा है। तो जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं उसको भी वो लिविंग मानता है, अपने टॉय को, अपने बैग को, ऑल सच थिंग्स। इवन हम देखते हैं कि वो लोग नाम देते हैं अपने टॉय को एंड ऑल सच थिंग्स, इसमें हम भी उनकी मदद करते हैं। सो दिस इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज, मेंटल प्रोसेस की, एक्चुअल मेंटल प्रोसेस की पहले की स्टेज। अब हम एक्चुअल मेंटल प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसकी बात करेंगे। द थर्ड स्टेज इन दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। तीसरी उनकी स्टेज है जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, जो टेंजिबल चीजें होती है, जो हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। यस। तो ऐसी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को ही वो लॉजिकली यूज कर पाते हैं। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब कॉन्क्रीट चीजों को लेकर, जो चीज फिजिकली अवेलेबल है उन चीजों को लेकर, या सिंपली इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये बोल सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उनको लेकर कोई थिंकिंग या लॉजिक उनके नहीं होते, लेकिन जो उनके सामने प्रेजेंट है, जिन्हें वो छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनसे बात कर सकते हैं, कुल मिला के जो फिजिकली अवेलेबल है, उन चीजों के, ऐसी कॉन्क्रीट चीजों के लिए वो मेंटल ऑपरेशंस कर सकते हैं, मेंटल प्रोसेस कर सकते हैं, थिंकिंग हो सकती है, लॉजिकली सोच सकते हैं, द थिंग्स विच आर अवेलेबल एट फ्रंट ऑफ देम। Yes, they begin to understand the concept of conservation. यहाँ पर ये conservation वाली बात उनमें आ जाएगी, that they are able to understand the concept of volume. Yes, वो ये नहीं मानेंगे कि अगर साइज बड़ा है तो जरूरी नहीं उसका वॉल्यूम जो है छोटे साइज के किसी कंटेनर से ज्यादा ही हो, क्योंकि छोटे साइज का कंटेनर डायमीटर में बड़ा हो सकता है तो वॉल्यूम इक्वल भी हो सकता है। इवन वो छोटे हाइट का कंटेनर उससे ज्यादा वॉल्यूम वाला भी हो सकता है। मतलब they are understanding not only height, they are not considering height only, now they are considering the width as well as the length also. Yes, their thinking becomes more logical। अब ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। इसके पहले हम देख रहे थे एनिमिज्म वाला है, तो वहाँ पर हम इसी से समझ सकते हैं कि लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो जो टॉय है वो सांस नहीं लेता, वो खाता नहीं है, वो चलता नहीं है, फिर भी उसे लिविंग मान रहे हैं। तो यहाँ लॉजिक नहीं है, वहाँ इमोशन ज़्यादा काम कर रहे हैं। यस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ज़्यादा लॉजिकल सोचने लगता है, चीज़ों के पीछे वो रीज़न लगाता है कि ये चीज़ ऐसी हो रही है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, वो रीज़न सोचने लगता है। अब माइनस करें, 11 से 5 माइनस करें तो बच्चा लगभग छठी सातवीं क्लास में आ गया है। तो हम देखते हैं इस फेज में हम बच्चों को बहुत कुछ मैथ्स में, साइंस में कुछ ऐसे कंसेप्ट आते हैं जो कि, जहाँ उनको अपना लॉजिकल ब्रेन, हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करें मैथ्स में, या अर्थमेटिक इक्वेशंस देखें,
या फिर साइंस में भी हम बात करें, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे 6 7 क्लास तक आ जाते हैं जहाँ पर बहुत लॉजिकल सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरल परसेप्शन है, हम 9th क्लास के बाद बच्चों को कहाँ ले जाते हैं, साइंस लैब में ले जाते हैं इन जनरल। अच्छी बात है अगर उससे पहले हम ले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम ये देख ही रहे हैं कि वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। अगर हम जीन प्याजे साहब को एक्सेप्ट करें, यस, या उनकी थ्योरी को माने, वैसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हम कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो बहुत बेस है या बहुत आधारभूत बातें हैं जो एक टीचर को पता होना चाहिए। उनमें से एक प्याजे साहब का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है, जिसे हम अगर आत्मसात कर सकें तो हम टीचर के, हमारी टीचिंग के स्किल में एक पायदान ऊपर ज़रूर आ जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नॉट ओनली प्रिपेयरिंग इट फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन, बट एज अ टीचर ऑल्सो इफ वांट टू, if we want to grow further, we need to understand, if we want to deliver further to our kids, we need to understand this concept or this theory of cognitive development by Jean Piaget साहब। yes, तो बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, लेकिन कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए ही। हाँ, कुछ बच्चे, अगर हम ऐसे एज में बाँट नहीं सकते कि इस एज में आके इतना ही डेवलपमेंट होगा। हो सकता है कोई बच्चा इससे ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट कॉम्पैरेटिवली ज़्यादा हो, तो उसके अगले लेवल पे भी कुछ हम देखते हैं ना, 12 साल की उम्र में किसी ने कॉलेज पढ़ लिया या कोई पीएचडी करके बैठा है, कुछ रेयर केसेस ऐसे भी मिल जाते हैं। तो वो तो इन सब थ्योरीज़ को फिर नेगलेक्ट करना पड़ेगा हमको। यस, तो ऐसा नहीं है। हम जब भी किसी थ्योरी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम मेजर 10 में से 9 लोगों के साथ, 8 लोगों के साथ ऐसा होता है, 1 2 एक्सेप्शनल मिल ही सकते हैं। तो हम ऐसा कभी, जब इन थ्योरीज को पढ़े तो एक बड़े माइंडसेट के साथ, एक ओपन माइंडसेट के साथ पढ़ें कि ये एवरेज कंसेप्ट्स की बात हो रही है। जनरलाइज करने की कोशिश करें, उसमें 1 2 एग्जांपल या रेयर केसेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, फिर क्लासिफिकेशन, ट्रांजिटिविटी, सीरिएशन और कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है। कंजर्वेशन तो हम बात कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब वो सॉर्टिंग कर सकता है, कि अगर उसे आप एनिमल्स, प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे 3 4 चीज़ों को मिक्स करके टॉयज को दे दें, तो वो बच्चा सॉर्टिंग कर सकता है कि इसमें से ये एनिमल का ग्रुप अलग कर देगा टॉयज में से, प्लांट्स का ग्रुप अलग कर देगा और नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रुप अलग कर देगा। पिक्चर्स भी दे सकते हैं मिक्स करके, दे कैन सॉर्ट इट आउट। दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन, दे अंडरस्टैंड द कॉमन फैक्ट, द कॉमन रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे आर गेटिंग। तो उस कॉमन रिलेशनशिप के हिसाब से वो अलग कर सकते हैं। या हम एनिमल्स में दे दें जो टेरेस्ट्रियल है, जो अर्बोरियल है और जो एक्वेटिक है, ऐसे मिक्स करके दे दें तो एक्वेटिक एनिमल्स को अलग कर लेंगे, अर्बोरियल को अलग कर लेंगे और टेरेस्ट्रियल को अलग कर लेंगे। तो ये जो एबिलिटी है या ये कॉग्निटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। ट्रांजिटिविटी, वो हमने समझा था अभी कि वो कोरिलेट कर पाता है चीज़ों को, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को वो फर्दर प्रोसेस करके कुछ कंक्लूजन अपनी तरफ से भी वो ला सकते हैं। ए इज बिगर देन बी एंड बी इज बिगर देन सी, देन ए इज ऑल्सो बिगर देन सी। यस, या ऐसा बोलें कि ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज ब्रदर ऑफ बी, देन ए एंड सी आर ऑल्सो having the relationship of brother। yes, वो आपस में ब्रदर होंगे। yes, इसके बाद है कंजर्वेशन, बात कर चुके हैं। सीरिएशन मतलब वो सीरियल में चीज़ों को जमा सकता है, हम देखते हैं इसके पहले ही, जबकि हम बात कर रहे हैं एज 7 to 11, तो 6 7 क्या, उसके पहले ही हम 3rd क्लास ऑनवर्ड्स या इसके आजकल तो उसके भी पहले की क्लासेस में हम नंबर्स को अरेंज करने के लिए बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सीरिएशन की बात हो गई। या शेप्स को जमाने के लिए बोल सकते हैं कि छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, दैट इज अगेन द सीरिएशन। तो सीरिएशन की कैपेसिटी या पोटेंशियल भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इस स्टेज में बच्चों में आ जाती है। चिल्ड्रन बिगिन यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू जनरल प्रिंसिपल्स। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग होनी चाहिए। मैं यही बात बोल रहा था जब मैं लैब के बारे में बात कर रहा था, तो मैं यही बोल रहा था कि बच्चा अभी भी कॉन्क्रीट वाले स्टेज में है, कि उसके सामने जो चीज़ होती है, जो उसे दिखाई देती है, उस पर वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाता है, या वो कॉन्क्रीट चीज़ों को ज़्यादा बेहतर लॉजिकली यूज़ कर सकता है, अपने लॉजिकल या थिंकिंग में उसको यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए हमें लैब में ले जाना चाहिए बच्चों को, चाहे वो 5वीं 6ठी या 7वीं का बच्चा हो। वी शुड टेल देम टू गो टू द लैब्स एंड वी शुड रिप्रेजेंट द थिंग्स विच वी आर टॉकिंग टू देम। प्लांट के बारे में बात करना है, गार्डन में ले जाइए आप, कोई
दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप अगर बात कर रहे हैं क्यूबॉइड के बारे में, शेप्स के बारे में, तो उनको ला कर दीजिए, उनको बोलिए वो किसी एक शेप को अपने घर में हम वी आर हैविंग डो, आटे का हम जो रोटी तैयार करते हैं, तो उसका जो डो होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि अलग-अलग शेप बना के लाने के लिए उनको कह सकते हैं। तो व्हेन दे विल डील विद दीज़ थिंग्स। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो लेवल ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, दिस इज़ माय कांसेप्ट दैट द लेवल ऑफ लर्निंग, या जितनी लर्निंग होगी, द लेवल ऑफ लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्रोसेस में जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, लर्निंग का लेवल उतना ही ज्यादा होगा। बहुत आसान सी बात है कि अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और बच्चे सुन रहे हैं, तो लर्निंग का लेवल, कुछ तो लर्निंग होगी, बस उसका एक लिमिट होगा। अगर वही चीज़ मैं बोर्ड पर बना के और दिखा रहे हैं, या मैं हाथ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक इमेजिनेशन भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ब्रेन पर, बच्चे सोच रहे हैं उस विषय में, तो ये अगला लेवल हो गया। नाउ व्हेन आई एम मेकिंग ऑन इट ऑन द बोर्ड और बुक में उसकी पिक्चर दे रखी है, देन द नेक्स्ट लेवल इज अचीव्ड बिकॉज आई आल्सो इन्वॉल्व इन इट। और फिर अगर उनको हैंड ऑन कोई एक्टिविटी दी जाए, उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए, उनको लेबोरेटरी लर्निंग दी जाए, तो ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग का लेवल अगले स्तर पर आता है। दैट इज व्हाई वी शुड ऑलवेज ट्राई टू इन्वॉल्व मोर नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन एवरी टीचिंग लर्निंग कंसेप्ट वी हैव फॉर आवर किड्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव लर्निंग हम बोलते हैं, रीजनिंग भी हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, जब हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, या हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं और उन एग्जाम्पल्स को कंक्लूड करते हैं किसी जनरल प्रिंसिपल पे। यस। जैसे हम रिफ्लेक्शन को पढ़ना है, तो रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए हम पहले बहुत सारे एग्जांपल ले लेके हम मिरर से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फिर बच्चे को एक्सपेरिमेंट करके बताएं, इन सब के बाद हम कंक्लूजन पे आए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज पर आए, तो जब हम एग्जांपल्स या इंफॉर्मेशंस या ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड करके किसी जनरल प्रिंसिपल पे आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये 7 से 11 साल के बच्चों को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रख रहे हैं। कॉन्क्रीट वर्ड से हमें समझ में आना चाहिए। इसके पहले हमने प्री ऑपरेशनल बोला था, और देखो प्री के जस्ट बाद ये सारी चीजें हमें डेवलपमेंट दिख रही है। सिर्फ एक चीज ऐड होना है कि ये कॉन्क्रीट वाले कंसेप्ट से एक कदम और आगे बढ़कर एब्स्ट्रैक्ट चीजें ऐड हो जाए, तो कंप्लीट हो जाएगा किसका, थिंकिंग का, कॉग्निशन का एक जो लेवल है, बेसिक लेवल है, जिसमें सारे तरह के थॉट प्रोसेस होने चाहिए, इंडक्टिव भी, डिडक्टिव भी, कॉन्क्रीट भी, एब्स्ट्रैक्ट भी। तो वो एब्स्ट्रैक्ट वाला ऐड होने वाला है अगले स्टेज में, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों में, या हम बोले -5 करें इससे, तो 7 क्लास, जनरली मैं बोलूँगा कि 9th क्लास ऑनवर्ड्स ये चीज़ें ज़्यादा स्टार्ट होती है, या 8th क्लास ऑनवर्ड्स भी काफ़ी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट थॉट पर या लॉजिक पर चीज़ें चली जाती है। अलग-अलग बच्चों में वेरी कर सकता है। इन एन एवरेज हम इसकी बात कर रहे हैं कि 12 साल की एज में बच्चा जो है ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे आ जाता है, जहाँ सारे फॉर्मल ऑपरेशन जो होते हैं, मतलब सारे मेंटल प्रोसेस जो होते हैं, उस पर उसका कमांड होने लगता है। अब ये इनिशियल लेवल पे होगा 12 साल में, धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी, ज़्यादा लॉजिकल होगा, ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सोच पाएगा। यस। At this age or at this stage, the adolescent or young adult being to think abstractly, जो बात कर रहे थे कि अब एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी इसमें ऐड हो गया, जो एक बची हुई चीज थी। रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम, जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग हम बात कर रहे थे, वो चीज यहाँ ऐड हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स इमर्जेस। हम देखते हैं बच्चे यहाँ बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, अपने से पोयम या राइटिंग्स वगैरह जो हमें इस एज ग्रुप में काफी देखने को मिलता है। बच्चे खुद से चीजें बनाते हैं, अपनी इमेजिनेशन रखते हैं, अपनी एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हमसे, या प्रश्न भी बहुत पूछते हैं। 9th ऑनवर्ड्स हम देखते हैं बच्चे इवन, नो डाउट ये ईगरनेस थ्रू आउट होना चाहिए लर्निंग के लिए, और ईगरनेस डेवलप करने का काम हम टीचर्स का है। यस। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा अपने, तो वो ओपन एनवायरनमेंट देना, और वो ट्रिगर करने की ताकत हमें होनी चाहिए। वी शुड बी एबल टू ट्रिगर देम अप फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि अब बच्चा यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है आइडेंटिटी का, कि मेरी आइडेंटिटी सोसाइटी में क्या है। तो हम जब हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात की थी, या डेवलपमेंटल
जो अलग अलग स्टेजेस पड़ी थी उसमें एडोलिसेंट जो फेज हमने बात की थी उसमें हम बोलते थे ये सबसे चैलेंजिंग फेज है। क्यों है? क्योंकि अभी बच्चा जो एक्सप्लोर करेगा एथिक्स को, सोशल जो फिनोमेना है हमारे चारों तरफ, पॉलिटिकल इश्यूज, इमोशनली भी बहुत ट्रिगर अप रहेगा, फिलोसॉफिकली भी सोचेगा, मोरल चीज़ों के बारे में भी बहुत सोचेगा, जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है मतलब सामने नहीं है उन सब चीज़ों के बारे में भी वो सोचने लगेगा। तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर वो ये भी है कि बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि वो उसके कोई रोल मॉडल भी हो जाते हैं, चाहे वो पिक्चर के हीरो हीरोइन हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, एक्स वाई जेड तमाम जो अवेलेबिलिटी है अलग अलग कैरेक्टर्स की जो इंस्पायर करते हैं उन्हें, उनको वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वॉट the condition at the formal stage is there. They think quite abstract things and they have the abstract reasoning. Being to use deductive logic, अब वो डिडक्टिव लॉजिक पे आ गए हैं जहां पर वो जनरल प्रिंसिपल्स को पहले पढ़ के समझ लेते हैं, इतनी समझ है, और उसके बाद वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जा सकते हैं। मतलब यहाँ सीधे आप लॉ पढ़ा सकते हैं रिफ्लेक्शन का, और फिर बाद में उनको वो एक्सपेरिमेंट करके उसको समझ सकते हैं कि जो हमने लॉ पढ़ा है वो सही है कि नहीं। दे कैन गो फ्रॉम दी प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यस। तो ये डिडक्टिव और इंडक्टिव भी हम बार-बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें किसी एक को हमें समझना है। हम इंडक्टिव को याद रखें कि जहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल से या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ जाते हैं, और उसका ठीक उल्टा होता है डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव लॉजिक में। तो ये हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो चारों स्टेज आज हमने पढ़ ली है, एक छोटा-सा रिकैप कर लेते हैं। तो जीन साहब के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की 4 स्टेजेस हैं, जो उन्होंने अपने ही बच्चों को ऑब्जर्वेशन पर रखकर ये स्टेजेस क्रिएट की हैं या अपने ऑब्जर्वेशन को इन स्टेजेस में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। सेंसरी मोटर टर्म से ही समझ में आता है कि यहाँ पर अपने सेंस ऑर्गन्स और मोटर मतलब मसल्स की जो भी या बॉडी की जो मूवमेंट है उसी से बच्चा एक्सप्लोर करता है, अपने आसपास की चीज़ों को समझता है, उसका नॉलेज या उसका कॉग्निशन इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये होता है 0 से 2 इयर्स तक। फिर हम आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री मतलब पहले या पूर्व, ऑपरेशनल मतलब होता है मेंटल यानी मानसिक, और मेंटल प्रोसेस सॉरी। तो प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक बोल सकते हैं, पूर्व मानसिक क्रिया वाली स्टेज है जहाँ पर मेंटल ऑपरेशनल के बेस क्रिएट होगा। ये 2 से 7 साल के बच्चों में हम देख सकते हैं, इस स्टेज में 2 से 7 साल के बच्चे आते हैं। इगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे, इसमें दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाते हैं। सिंबॉलिकली वो चीज़ों को एक्सप्रेस करने लगते हैं, चाहे वो वर्ड्स हो चाहे वो पिक्चर्स हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट का ये इंपॉर्टेंट फेज है। और एनिमिज्म, नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग मानना, ये भी बच्चों में देखने को मिलता है। द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 साल के बच्चों को इस पर्टिकुलर स्टेज में रखा गया है, जिसमें बच्चे लॉजिकली सोचने लगते हैं। यस, लेकिन कैसे? दे आर थिंकिंग अबाउट लॉजिकली अबाउट दी कॉन्क्रीट थिंग्स। यस। तो उसके बाद वो बहुत लॉजिकली वो सोचने लगते हैं, ये अच्छी बात है। और तमाम तरह के जो थिंकिंग प्रोसेस है या हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं, चाहे वो क्लासिफिकेशन का हो, ट्रांजिटिविटी का हो, सीरिएशन का हो, कंजर्वेशन का हो, वो बच्चे में डेवलप हो जाता है। यहाँ बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग कर पाता है, यानी बहुत सारे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से, एग्जाम्पल से वो जनरल प्रिंसिपल्स तक पहुँच सकता है। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो आखिरी स्टेज है, as per the child development theory or cognitive development theory of Jean Piaget, has expressed to us that the students or the kids of 12 years and above will come under this stage। एंड इसमें सबसे स्पेसिफिक बात है कि यहाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में चालू हो जाता है। और दूसरा वो तमाम जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, चाहे वो सोसाइटी को लेकर हो, एथिक्स को लेकर हो, फिलोसॉफिकल वो सोचने लगते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज में भी उनका इंटरेस्ट होता है, या वो उसके बारे में भी एब्स्ट्रैक्ट सोचने लगते हैं। और थियोरिटिकल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही तरह की रीजनिंग उनमें देखी जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग इस फेज में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनमें ये कैपेबिलिटी डिडक्टिव लॉजिक का आ जाता है। वो जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन ऑन Piaget's Jean Piaget's cognitive development theory, and the important concept of the theory, as well as the 4 important stages
एक्सप्लेन्ड बाय जीन पियाजे साहब। तो आशा करता हूँ कि आज के डिस्कशन का आप सभी को फ़ायदा होगा और आप आसानी से पियाजे साहब के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को रिमेंबर कर पाएँगे, अंडरस्टैंड कर पाएँगे और अप्लाई कर पाएँगे। यस? So that's all from my side. I'm Mithun signing off. Thank you. Take care. Bye bye.